My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में पिछले वीडियोज में हम सभी लोगों ने 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया था जो कि रिलेटेड थे आपके सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन या सामान्य विज्ञान से। जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी एंड जनरल साइंस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास हम सभी लोग कर रहे हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेंगे, आपके लिए उपयोगी होंगे। और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज के इस क्लास में, इस वीडियो में हम सभी लोग अन्य महत्वपूर्ण 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो रिलेटेड होंगे आपके जीके एंड जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान से। चलिए, चूंकि इसके पूर्व की कक्षाओं में, इसके पूर्व के क्लासेस में, वीडियोज में हम सभी लोगों ने 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास कर लिया, इसलिए आज का जो पहला प्रश्न है दैट इज क्वेश्चन नंबर 101, प्रश्न संख्या 101। प्रश्न है, संसद ने किस संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्राविधान किया है? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिड द पार्लियामेंट मेक प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस? और आपके विकल्प जो है वो है, पहला 151वां या 151, बी है 111वां या 111, सी है 101st या 101वां, एंड डी है 103वां या 103rd। तो संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, या जिसको हम लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, या जिसको हम लोग कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण प्रदान किया गया है? ये प्रश्न है। तो किसके द्वारा प्रदान किया गया है? संविधान का जो संशोधन है 103वां संशोधन है, 103rd जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्राविधान किया गया है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कब किया गया? 2019 में किया गया था। 2019 में संसद ने 103वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जिसको हम लोग ईडब्ल्यूएस कहते हैं, उनके लिए शैक्षिक संस्थानों और नौकरियों में 10% आरक्षण का प्राविधान किया। द 103rd अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 15(6) and 16(6) in the Constitution to provide up 10% reservation to EWS other than backward classes, scheduled tribes in higher education institution and in recruitment in government jobs. इन इनिशियल रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो इस तरह से यहां से कई प्रश्न बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं? पहला तो जो प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया, तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब दिया गया? 2019 में दिया गया। किस आर्टिकल के द्वारा दिया गया? तो आर्टिकल 15(6) और 16(6) के द्वारा दिया गया। क्या इसमें एससी, एसटीज और ओबीसी भी शामिल हैं? तो नहीं, एससी, एसटीज और ओबीसी इसमें नहीं शामिल हैं। किस स्तर पर दिया गया है? तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या जो शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक संस्थानों में दिया गया, और इनिशियल स्टेज में जो रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट जॉब्स या नौकरियों में भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? तो 10% या 10% आरक्षण को दिया गया है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में जो आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 102। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आरक्षण की समीक्षा और प्रभावशीलता के आकलन का उल्लेख है? Which article of the Indian Constitution deals with the review and assessment of effectiveness of reservation? And your options are A. अनुच्छेद 130 एवं 132 आर्टिकल 130 and 132, B. अनुच्छेद 230 and 232 that is आर्टिकल 230 and 232, C. अनुच्छेद 330 एवं 332 या आर्टिकल 330 and 332, and
डी है अनुच्छेद 430 और 432, दैट इज आर्टिकल 430 एंड 432। तो प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में आरक्षण की समीक्षा और प्रभावशीलता के आकलन का उल्लेख है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ रिजर्वेशन? तो क्या है, आर्टिकल 330 एंड 332 अर्थात अनुच्छेद 330 एवं अनुच्छेद 332 में आरक्षण की समीक्षा और प्रभावशीलता के आकलन का उल्लेख है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 330 एवं अनुच्छेद 332। संविधान के अनुच्छेद 330 एवं 332 में आरक्षण की समीक्षा और प्रभावशीलता के आकलन का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, वाघा बॉर्डर कहां पर स्थित है? वेयर इज वाघा बॉर्डर लोकेटेड? एंड ऑप्शंस आर ए जम्मू कश्मीर, बी पंजाब, सी राजस्थान एंड डी हिमाचल प्रदेश। तो वाघा बॉर्डर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कहां पर स्थित है वाघा बॉर्डर? वाघा बॉर्डर पंजाब में स्थित है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, पंजाब। वाघा बॉर्डर इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बॉर्डर स्टेट ऑफ पंजाब, अमृतसर। तो पंजाब या अमृतसर में वाघा बॉर्डर स्थित है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे? द फर्स्ट इंडियन लीडर टू स्टार्ट द मूवमेंट फॉर रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया वाज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। योर ऑप्शंस आर ए सुब्रमण्यम अय्यर, बी राजा राम मोहन राय, सी आनंद चारलू एंड डी महात्मा गांधी। तो भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? वो राजा राम मोहन राय थे। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानवाधिकार आयोग समिति का गठन किया गया था? अंडर हु चेयरमैनशिप द ह्यूमन राइट्स कमीशन कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1946? एंड योर ऑप्शन आर, आपके जो विकल्प हैं, पहला है एंटोनियो रूजवेल्ट, बी है एलेनोर रूजवेल्ट, सी है एंटोनियो गुटरेस एंड डी है पीडी पाठक। तो किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानवाधिकार आयोग समिति का गठन किया गया था? एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में 1946 में ह्यूमन राइट्स कमीशन कमेटी या मानवाधिकार आयोग समिति का गठन किया गया था। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ऑन whose recommendations the fundamental duties were included in the Indian constitutions? And your options are A संथानम समिति, बी स्वर्ण सिंह समिति या स्वर्ण सिंह कमेटी, सी है शाह आयोग या शाह कमीशन एंड डी है प्रशासनिक सुधार आयोग या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया और ऑन व्हिच रिकमेंडेशंस द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? तो किसकी किया गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट थी या जो उनकी रिकमेंडेशंस थी, उनकी जो सिफारिश थी, उनकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्वर्ण सिंह कमेटी या स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न, वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? On whose arrest in the year 1919 people gathered at Jallianwala Bagh? And your options are A महात्मा गांधी, B डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, C आर दास एंड D है लाला लाजपत राय। तो 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी पर लोग जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। सो हियर द डी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों ने जलियांवाला बाग की जो घटना है उसके बारे में सुना होगा। बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए और साथ ही साथ दो नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए थे अमृतसर में। और इसी जहां लोग इकट्ठा हुए थे 13 अप्रैल 1909 को, उसी में जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ बाग के सभी रास्तों का अवरुद्ध कर दिया और निर्दोष और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। तो अमृतसर की जो जलियांवाला बाग की घटना आप सभी लोगों को याद होगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए और साथ ही साथ जो दो नेता थे डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचली, उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने जितने भी रास्ते थे सभी रास्तों को बंद करा करके, अवरुद्ध करा करके निर्दोष लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू एजुकेशन? योर ऑप्शंस आर ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 21 से, सी अनुच्छेद 19 एंड डी अनुच्छेद 14 या आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 14। तो संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की गारंटी दी गई है? आर्टिकल 21 ए या अनुच्छेद 21 ए में दी गई है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया? एंड योर ऑप्शंस आर ए केरला, बी असम, सी कर्नाटक एंड डी हिमाचल प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कर्नाटका 71% ऑफ इंडियाज कॉफी इज प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका। कितना होता है? भारत का लगभग 71% या 71% जो कॉफी का उत्पादन होता है वो कर्नाटका में होता है। द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ कर्नाटका इज कोडगु डिस्ट्रिक्ट। जो वहां का कोडगु डिस्ट्रिक्ट है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, कुर्ग जिला है, वहां पर सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कर्नाटक में होता है। अगला प्रश्न, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन यूएनडीपीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? योर ऑप्शंस आर ए 130 या 130, बी 131, सी 132 एंड डी 133। 130, 131, 132 या 133। तो यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2021 में जो भारत की स्थिति है वो क्या है? 132वीं स्थिति है। जो उसकी रैंकिंग है वह 132nd है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। India's rank in the global human index slipped marginally to 132 out of 191 countries। ध्यान दीजिए, सिर्फ 191 देशों में भारत की जो स्थिति है, जो रैंकिंग है वो क्या है? 132nd है, 132वां है इन 2021 या 2022 रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत 132वें पायदान पर पाया गया है। अगला प्रश्न आपके लिए है प्रश्न संख्या 111। प्रश्न है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है? व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस? एंड योर ऑप्शंस आर ए मर्चेंट, बी मनी लेंडर, सी नेटिव बैंकर एंड डी कोऑपरेटिव बैंक। अर्थात व्यापारी, बी महाजन, सी देशी बैंकर एंड डी सहकारी बैंक। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले जो सबसे लोकप्रिय साधन है वो क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे, गांव में लोग किससे वित्तीय मदद लेते हैं? किससे जो है वहां पे ऋण लेते हैं? तो किससे लेते हैं? मनी लेंडर या महाजन जो होता है उससे लेते हैं। तो मनी लेंडर या महाजन जो है वो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मनी लेंडर या महाजन। लैंडलॉर्ड्स, विलेज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स आर द 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट इन इंडिया। गांव में जो वित्त प्रदान करने वाले जो लोकप्रिय साधन है उसमें लैंडलॉर्ड्स आते हैं, विलेज ट्रेडर्स आते हैं और मनी लेंडर्स आते हैं। इसलिए यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज मनी लेंडर्स या महाजन। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड? योर ऑप्शंस आर ए 15 जनवरी, बी 10 फरवरी है, सी 25 दिसंबर एंड डी 10 दिसंबर। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 10 दिसंबर या 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? व्हेन नेशनल इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड? इन ऑप्शंस आर ए 15 सितंबर, बी है 10 सितंबर, सी है 25 सितंबर एंड डी है 30 सितंबर। तो राष्ट्रीय अभियंता दिवस है, राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे या नेशनल इंजीनियर्स डे हम कब मनाते हैं? 15 सितंबर या 15 सितंबर को मनाते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 15 सितंबर या 15 सितंबर। Dear students, every year on 15 September, India celebrates National Engineers Day to recognize and honor the achievement of the great engineer मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया। ध्यान दीजिए, मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया, इन्हीं की जो ग्रेट अचीवमेंट है उसको याद करने के लिए हम हर वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं। तो राष्ट्रीय अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जो भारत के प्रख्यात ग्रेट इंजीनियर हुए थे उनकी याद में, या उनकी जो अचीवमेंट्स हैं
उनकी याद में जो है मनाया जाता है नेशनल इंजीनियर्स डे। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय अभियंता दिवस और नेशनल इंजीनियर्स डे। अगला प्रश्न है, व्हेन इंटरनेशनल ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये ऑप्शन आ रहे हैं 1 सितंबर, बी है 10 सितंबर, सी है 16 सितंबर एंड डी है 30 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 16 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ओजोन डे और इंटरनेशनल ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि जो हमारे पर्यावरण में जो ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हो रहा है, जो क्षरण हो रहा है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने का, और उस उद्देश्य को लेकर के हम अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रत्येक 16 सितंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न है, ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ ओजोन डे 2022? एंड योर ऑप्शंस आर ए ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑफ अर्थ, बी है ग्लोबल प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, सी है ग्लोबल कोऑपरेशन ऑफ प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड डी है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ध्यान दीजिए, जितने भी ऑप्शंस दिए गए उसमें थोड़ा सा अंतर है। प्रश्न है, व्हाट इज द थीम ऑफ ओजोन डे 2022 या ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या है? ऑप्शंस को आप देखिए। पहला ऑप्शन है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑफ अर्थ, दूसरा है ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, तीसरा है ग्लोबल कोऑपरेशन ऑफ प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड चौथा है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। अब इन सभी में जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। बाकी जितने उसमें देखिए थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे ऑफ अर्थ है, यहाँ पे फॉर है, यहाँ पे ऑफ प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ है। सो हियर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ इज द थीम ऑफ ओजोन डे 2022, अर्थात जो 2022 का ओजोन दिवस उसका जो थीम है वो क्या है? ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ या पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। तो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग और ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ इज द थीम ऑफ 2022 ओजोन डे। ओजोन दिवस 2022 का जो थीम है वह है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। अगला प्रश्न है, टोमेटो फ्लू का कारण है। व्हाट काजेस टोमेटो फ्लू? एंड योर ऑप्शंस आर ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगस एंड डी शैवाल, अर्थात विषाणु के कारण या जीवाणु के कारण या कवक के कारण या शैवाल के कारण। तो जो टोमेटो फ्लू नामक डिजीज है या बीमारी है उस किसके कारण से फैलता है? तो टोमेटो फ्लू किसके कारण से फैल रहा है? वायरस के कारण फैल रहा है। सो हियर द बी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, वायरस या विषाणु। टोमेटो फीवर इज कास्ड बाय कोक्साकी A16 वायरस। ध्यान दीजिए, कोक्साकी A16 वायरस के द्वारा फैल रहा है, अर्थात विषाणु के द्वारा फैल रहा है। टोमेटो फ्लू एक वायरल बीमारी है, एक विषाणु जनित रोग है जिसमें शरीर पर टमाटर के आकार जैसे फफोले हो जाते हैं, इसलिए इसको टोमेटो फ्लू या टमाटर फ्लू भी हम कह सकते हैं, नाम दिया गया। तो टोमेटो फ्लू या टमाटर फ्लू क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें टमाटर के आकार जैसे फफोले हो जाते हैं और किसके कारण फैलता है? विषाणु या वायरस के कारण फैलता है, विषाणु जनित यह रोग है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में रंगों का सही क्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ कलर्स इन ओलंपिक फ्लैग? यानी ऑप्शंस आर ए ब्लू ब्लैक ग्रीन येलो एंड रेड, बी है ब्लू ब्लैक ग्रीन रेड एंड येलो, सी है ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन एंड रेड एंड डी है ब्लू ब्लैक रेड येलो एंड ग्रीन। जो हमारा ओलंपिक ध्वज है या ओलंपिक फ्लैग है उसमें जो रंग है उसका सही क्रम क्या है? ये प्रश्न है, तो उसका सही क्रम क्या है? यदि आप ओलंपिक ध्वज को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसका सही क्रम क्या है। सही क्रम उसका है नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ध्यान दीजिए, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। इस तरह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ओलंपिक फ्लैग हैज अ वाइट बैकग्राउंड, एक वाइट बैकग्राउंड होता है ओलंपिक फ्लैग में विथ 5 इंटरलेस्ड रिंग्स इन द सेंटर, जिसमें 5 रिंग्स होते हैं और जो रिंग का क्रम होता है, जो कलर होता है वो होता है, सबसे पहले ब्लू होता है, फिर उसके बाद येलो होता है, फिर उसके बाद ब्लैक होता है, उसके बाद ग्रीन होता है एंड लास्ट में रेड होता है। तो इस तरह से जो कलर का सीक्वेंस है वो क्या है? नीला, पीला, काला, हरा और लाल है। नीला, पीला, काला, हरा और लाल है। इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन इज द
राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118। प्रश्न है विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज population in the world's population? And options are A 27%, B 16%, C 17.5% and D 24%। तो विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 17.5% है विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन टू द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज 17.5%। दैट मीन्स 1% इन एवरी 6 पर्सन इन इज इंडियन। अर्थात विश्व में, पूरे विश्व में हर छठवां व्यक्ति जो है वो भारतीय है। एवरी 6% ऑफ द वर्ल्ड इज एन इंडियन। पूरे विश्व का हर छठवां व्यक्ति भारतीय है। पूरे विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का जो प्रतिशत हो कितना है? 17.5% है। अगला प्रश्न है टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने अपने कैरियर में कुल 1526 सिंगल्स मैच खेले, इसमें से कितने मैचों में उन्होंने जीत दर्ज की थी? Tennis star Roger Federer played a total of 1526 single matches in his career. In how many of these matches did he win? And your options are A 1332 अर्थात 1332, B 1352 या 1352, C 1125 या 1125 and D 1251 या 1251। तो टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने अपने कैरियर में कुल 1526 मैच खेले थे, इसमें से कुल कितने मैचों में उन्होंने जीत दर्ज की थी? तो कितने में जीत दर्ज की? 1251 सिंगल्स मैच में उन्होंने जीत दर्ज की थी 1526 में से। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फेडरर ने अपने कैरियर में कुल 1526 सिंगल मैच खेले थे और वे कभी भी रिटायर्ड नहीं हुए। इसमें से कुल उन्होंने 1251 सिंगल्स मैच में उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने अपने कुल कैरियर में कुल कितने सिंगल्स मैच खेले? तो कितने खेले? 1526 खेले। उसमें से कितने में उनकी जीत हुई? तो उसमें से 1251 सिंगल्स मैच में उनकी जीत हुई थी। अगला प्रश्न है टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने अपने कैरियर में कुल कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते? टेनिस स्टार रोजर फेडरर ओन हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इन हिज कैरियर? एंड योर ऑप्शंस आर A 25 या 25, B 20 या 20, C 15 या 15 एंड D 30 या 30। तो रोजर फेडरर ने अपने करियर में कुल कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं? तो कितने जीते हैं उन्होंने? 20 ग्रैंड स्लैम या 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट उन्होंने जीता है। सो ये द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रोजर फेडरर ओन अ रिकॉर्ड 8 विंबलडन टाइटल्स एंड 20 ग्रैंड स्लैम्स मेंस सिंगल टाइटल्स इन हिज कैरियर। तो एक और प्रश्न यहां से बन सकता है कि कुल कितना उन्होंने विंबलडन टाइटल्स जीता या विंबलडन के मैच जीते? तो 8 जीते। टोटल कितना उन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता? तो 20 जीता। तो कितने जीते हैं? 20 जीते हैं। विंबलडन टाइटल्स कितने जीते हैं? 8 जीते हैं। So here the B option is the right option. In this way, in today's class, in this video, we practiced 20 very important multiple choice questions related with GK, GS अर्थात जनरल साइंस, जनरल नॉलेज से संबंधित, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास हम सभी लोगों ने आज की इस क्लास में, इस वीडियो में किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई आपकी समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से ढूंढ पाएं, देख पाएं, सर्च कर पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में अन्य 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ, जो कि आपके जीएस और जीके से संबंधित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।